नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम 18वीं सदी के भारत पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। वो दौर जब ब्रिटिश विजय की आहट सुनाई देने लगी थी। हाँ, एक बहुत ही उथल-पुथल का समय था वो। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक वक्त का इतना शक्तिशाली मुगल साम्राज्य बिखर सा गया और कैसे फिर क्षेत्रीय ताकतें उभरी। सही। और ये जो पूरी बातचीत है ये ऐतिहासिक दस्तावेजों और जो शोध हुए हैं उन पर आधारित है। जी। हमारा मकसद बस ये समझना है कि भाई वो कौन सी अंदरूनी कमजोरियां थीं या बाहरी चुनौतियां थीं जिन्होंने वो राजनीतिक माहौल बनाया जिसने आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को आसान कर दिया। एक जमीन तैयार हो गई थी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए तो इसी पर और विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत मुगल साम्राज्य के पतन से ही करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से 1707 उसी में पतन के बीच पड़ गए थे। हाँ, ये माना जाता है। देखिए, औरंगजेब की कुछ नीतियां खासकर दक्कन को लेकर या राजपूतों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं साम्राज्य की जो नींव थी उसे थोड़ा कमजोर तो किया। अच्छा। और फिर उनके बाद जो शासक आए जिन्हें हम उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं, हाँ। जैसे बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और फिर मोहम्मद शाह, हाँ। ये ज्यादातर कमजोर ही साबित हुए, अयोग्य थे प्रशासन चलाने में। और उनमें गद्दी के लिए जो आपसी संघर्ष होते थे वो भी खूनी, एक के बाद एक। इसने पतन की रफ्तार को और तेज कर दिया। तो लगातार अस्थिरता बनी रही। बिल्कुल। हालांकि बहादुर शाह प्रथम ने कुछ कोशिशें की थी सुलह की, जैसे उन्होंने मराठा राजकुमार शाहू को रिहा किया और राजपूतों से भी मेल मिलाप करने की कोशिश की। हाँ, सुना है। पर वो क्या कहते हैं, नाकाफी साबित हुई। हालात इतने बिगड़ चुके थे, तभी तो इतिहासकार खफी खान ने उन्हें शाहे बेखबर कहा। शाहे बेखबर ऐसा राजा जिसे अपने राजपाट की कोई खबर ही ना हो। बिल्कुल वही। सोचिए क्या हालत रही होगी। और फिर वो फर्रुखसियर के समय में सैयद बंधुओं का दौर भी तो आया था, जिन्हें किंग मेकर कहने लगे थे लोग। हाँ बिल्कुल। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, उन्होंने तो कई बादशाहों को बनाया और हटाया, लेकिन उनका दखल भी दरबार की गुटबाजी को और बढ़ा गया। लेकिन उनके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आए। वो तो काफी लंबे समय तक रहे हैं ना, 1719 से 1748 तक, लगभग 29 साल। हाँ, उनका शासनकाल काफी लंबा था। तो इतने लंबे वक्त के बावजूद साम्राज्य संभल क्यों नहीं पाया? कुछ तो स्थिरता आनी चाहिए थी। देखिए, लंबा शासनकाल जरूर था, पर मोहम्मद शाह, जैसा कि उनका नाम ही बताता है, रंगीला, वो प्रशासन से ज्यादा ऐशो आराम और कला संगीत में डूबे रहते थे। अच्छा। उनके दौर में प्रशासन पर पकड़ और ढीली हो गई और इसी का फायदा उठाकर निजामुल मुल्क ने दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डाल दी। वो लगभग स्वतंत्र ही हो गए। और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, बंगाल, अवध, पंजाब, ये सब सूबे भी व्यवहार में तो आजाद ही हो गए थे। नाम के लिए बेशक बादशाह को मानते थे। तो केंद्र की शक्ति एकदम बिखर रही थी। बिल्कुल। और इसके साथ एक और बड़ी समस्या अंदर ही अंदर चल रही थी, वो थी जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट, ये क्या था? देखिए, मुगल अमीरों को उनकी सेवाओं के बदले जागीरें दी जाती थीं, यानी जमीनें जिनसे वो अपना खर्चा चलाते थे और सेना रखते थे। हाँ। पर अब अच्छी उपजाऊ जागीरें कम पड़ने लगी थीं। इसी को बेजागिरी कहा गया। जागीरें थी नहीं। तो इसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि अमीर लोग अपनी आय और रुतबा बनाए रखने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, गुटबाजी करने लगे। हर कोई चाहता था कि उसे सबसे अच्छी जागीर मिले। अमीरों में ही फूट पड़ गई। जबरदस्त फूट। और इससे बादशाह पर उनका नियंत्रण भी कम हो गया। सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकारों ने इसी प्रशासनिक और आर्थिक संकट को, इस जागीरदारी संकट को, पतन का एक मुख्य कारण माना है। इसके साथ साथ जमींदार भी थे। वो भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। वो कभी मुगलों का साथ देते, कभी विद्रोह कर देते। उनकी वफादारी पक्की नहीं थी। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये तो हो गई अंदरूनी कमजोरियां, दरबार की गुटबाजी, जागीरदारी संकट, जमींदारों का रवैया, लेकिन बाहर से भी तो चुनौतियां आ रही थीं। बिल्कुल। और साम्राज्य की ये जो अंदरूनी कमजोरियां थी ना, वो बाहरी ताकतों के लिए एक तरह से खुला न्योता बन गई। कैसे? खासकर इसलिए कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी हमारी, अफगानिस्तान वाली साइड, उसकी सुरक्षा पर ध्यान देना लगभग बंदी कर दिया था बाद के मुगलों ने। और इसी का फायदा उठाया नादिर शाह ने। बिल्कुल। 1738-39 में ईरान का शासक नादिर शाह, उसने पहले लाहौर जीता, फिर करनाल में मुगल फौज की बुरी हार हुई। हाँ, करनाल की लड़ाई। और फिर दिल्ली में जो लूटपाट हुई, भयानक थी। बहुत भयानक। कहते हैं वो मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन
और कोहिनूर हीरा सब ले गया, बेशुमार दौलत। और जैसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, जैसे जॉन विल्सन, कि इस हमले ने सिर्फ दौलत ही नहीं लूटी, इसने मुगल सत्ता का जो बचा खुचा दबदबा था, जो इकबाल था, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। अच्छा। नादिर शाह ने सिंधु नदी के पश्चिम का पूरा इलाका, जिसमें काबुल भी था, वो छीन लिया। ओह, तो मतलब साम्राज्य और सिकुड़ गया और असुरक्षित भी हो गया। बिल्कुल। अब भारत उत्तर पश्चिम से आने वाले हमलों के लिए और भी ज्यादा खुला हो गया, और इसके तुरंत बाद ही अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हो गए। अब्दाली? ये तो नादिर शाह का ही सेनापति था ना? हाँ, उसी का अफगान सेनापति था। नादिर शाह की मौत के बाद उसने अपना राज कायम किया, और फिर वो 1748 से 1767 के बीच, मतलब कई बार भारत आया, बार बार हमले किए। उसने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया था। हाँ, पंजाब पर कब्जा किया, और उसका टकराव फिर मराठों से बढ़ा, जो उस समय उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। और इसी टकराव का नतीजा थी वो मशहूर लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। बिल्कुल, पानीपत की तीसरी लड़ाई, अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें अब्दाली की जीत हुई और मराठों की बहुत बुरी हार हुई। इस हार का क्या असर पड़ा? इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि मराठों की जो महत्वाकांक्षा थी दिल्ली पे कब्जा करके पूरे भारत पे राज करने की, वो लगभग खत्म हो गई। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। पानीपत का मैदान इतना महत्वपूर्ण क्यों था? बार बार बड़ी लड़ाइयां वहीं क्यों हुई? देखिए, 2-3 मुख्य कारण थे। एक तो वो दिल्ली के बहुत करीब है, जिसने पानीपत जीता उसका दिल्ली पर दावा मजबूत हो जाता था। अच्छा। दूसरा, वो इलाका बिल्कुल समतल है, सपाट मैदान, तो बड़ी बड़ी सेनाओं, खासकर घुड़सवार सेनाओं की तेज हरकत के लिए, लड़ाई के लिए वो बहुत सही जगह थी। इसीलिए इतिहास में कई निर्णायक लड़ाइयां वहीं लड़ी गईं। समझ गए। तो मतलब मुगल अंदर से कमजोर हुए, बाहर से हमले हुए, और इसी पूरी उथल पुथल के बीच क्षेत्रीय ताकतें वो सिर उठाने लगी। बिल्कुल सही। जैसे ही केंद्र यानी दिल्ली कमजोर हुआ, तो प्रांतों में जो सूबेदार थे या जो स्थानीय सरदार थे, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो कई नए राज्य बन गए होंगे। हाँ, मोटे तौर पर हम उन्हें 3 तरह के राज्यों में बांट सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से? एक थे उत्तराधिकारी राज्य, मतलब सक्सेसर स्टेट्स। ये वो राज्य थे जो पहले मुगल सूबे थे, लेकिन वहां के सूबेदारों ने अपनी लगभग स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली, जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध। ठीक है। दूसरे थे स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट किंगडम्स, जैसे मैसूर या कई राजपूत रियासतें, जो पहले भी काफी हद तक स्वतंत्र थीं। और तीसरे थे नए राज्य, न्यू स्टेट्स। ये वो राज्य थे जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह करके उभरे थे, जैसे मराठा राज्य, सिख राज्य, जाट राज्य। हाँ, इनके नाम तो सुने हैं, जैसे हैदराबाद में निजाम उल मुल्क आसफ जा। बिल्कुल। अवध में सादत खान, जिन्हें बुरहानुल मुल्क भी कहते थे। सही। बंगाल में मुर्शिद कुली खान। जी हाँ। और दक्षिण में मैसूर तो बहुत शक्तिशाली हो गया था हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान के समय में। बिल्कुल। और उत्तर पश्चिम में पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह ने एक बहुत मजबूत सिख साम्राज्य खड़ा किया, और मराठा तो थे ही, पेशवाओं के नेतृत्व में वो एक बड़ी शक्ति बन चुके थे पानीपत से पहले तक। लेकिन इन राज्यों की अपनी क्या खासियतें या सीमाएं थीं? देखिए, खासियत ये थी कि इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था कायम की, लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि इनमें से ज्यादातर राज्यों ने कम से कम कागज पर ही सही मुगल बादशाह को सर्वोच्च शासक मानना जारी रखा। अच्छा, मतलब नाम मात्र के लिए। हाँ बिल्कुल, नाम मात्र के लिए। असल में वो पूरी तरह आजाद थे, लेकिन उनकी सीमाएं भी थीं। एक तो ये कि ये आपस में ही लड़ते रहते थे। अवध बंगाल से लड़ रहा है, मराठे सबसे लड़ रहे हैं। एकता नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और दूसरी बड़ी सीमा ये थी कि सैन्य तकनीक में या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये यूरोप से काफी पीछे थे। इनकी सोच अभी भी पुरानी थी। और सबसे अहम बात शायद ये कि हाँ, सबसे अहम बात यही कि इनमें से कोई भी इतना ताकतवर नहीं हो पाया कि वो मुगलों की जगह ले सके, मतलब पूरे भारत पर शासन कर सके। वो अखिल भारतीय दृष्टि, वो क्षमता किसी में नहीं थी। तो एक तरह का पावर वैक्यूम, एक राजनैतिक शून्य बन गया था। बिल्कुल सही, एक पावर वैक्यूम बन गया था, जिसे बढ़ने के लिए कोई एक भारतीय शक्ति तैयार नहीं थी। चलिए अब थोड़ा उस दौर के सामाजिक और आर्थिक हालात पर भी बात कर लेते हैं, संक्षेप में ही सही। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहते थे या कीमती धातुओं का सिंक, ऐसा क्यों था? हाँ, ये कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि भारत से निर्यात बहुत होता था, खासकर हमारा सूती कपड़ा, रेशम, मसाले, नील, शोरा, हीरे, जवाहरात, ये सब दुनिया भर में जाते थे। अच्छा। और बदले में आयात हमारा कम था, तो बाहर से, खासकर यूरोप से, बहुत सारा सोना और चांदी भारत आता था।
इसीलिए सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स कहते थे। लेकिन आम आदमी की हालत कैसी थी? खेती कैसी थी? खेती अर्थव्यवस्था का आधार तो थी, लेकिन तकनीक बहुत पुरानी थी। किसानों को मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, पर उनकी हालत अक्सर अच्छी नहीं रहती थी। लगान का बोझ, जमींदारों का शोषण, ये सब था। और समाज कैसा था? समाज में देखिए, जाति व्यवस्था तो बहुत मजबूत थी। सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी, अशरफ, अजलाफ जैसे विभाजन थे। सामाजिक जड़ता काफी थी। और महिलाओं की स्थिति? महिलाओं की स्थिति भी दुर्भाग्य से अच्छी नहीं थी। पर्दा प्रथा आम थी। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां समाज में मौजूद थीं। हालांकि कुछ अपवाद हमेशा रहे हैं। और गुलामी, क्या वो भी थी? हाँ, दास्ता या गुलामी भी समाज का एक हिस्सा थी। घरेलू कामों के लिए या सेनाओं में भी दासों का इस्तेमाल होता था। अच्छा, अब बात करते हैं कला और संस्कृति की। जब दिल्ली कमजोर हो रही थी, शाही संरक्षण कम हो रहा था, तो कला संस्कृति का क्या हुआ? ये एक दिलचस्प पहलू है। जब दिल्ली का दरबार कमजोर हुआ, तो कलाकार, कवि, संगीतकार, विद्वान ये सब उन नई क्षेत्रीय राजधानियों में जाने लगे जहां उन्हें संरक्षण मिल सकता था। जैसे कहा? जैसे लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, पुणे, इन जगहों पर कला और संस्कृति खूब फली फूली। हाँ, लखनऊ में तो नवाब आसफुद्दौला ने शानदार इमामबाड़ा बनवाया। बिल्कुल। और जयपुर शहर की तो स्थापना ही सवाई जयसिंह ने की। वो खगोल विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में जंतर मंतर बनवाए, खगोलीय वेधशालाएं। हाँ, वो तो कमाल की चीजें हैं। और चित्रकला में भी कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली, इनमें बहुत सुंदर काम हुआ। और साहित्य, खासकर उर्दू शायरी का तो शायद ये सुनहरा दौर था। बिल्कुल। उर्दू शायरी का तो ये जबरदस्त विकास का दौर था। मीर तकी मीर, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, नज़ीर अकबर आबादी, एक से बढ़कर एक शायर इसी दौर में हुए। उनकी शायरी आज भी जिंदा है। तो मतलब राजनीतिक बिखराव के बावजूद सांस्कृतिक जीवन क्षेत्रीय स्तर पर काफी समृद्ध हो रहा था। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। शक्ति के केंद्र बदले तो संस्कृति के केंद्र भी बदल गए। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटे तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि देखिए, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से खोखला हो चुका था। कमजोर और नाकारा शासक, अमीरों की गुटबाजी व जागीरदारी का संकट, हाँ। और फिर ऊपर से बाहरी हमले, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन सब ने मिलकर साम्राज्य की कमर तोड़ दी। और इसी वजह से क्षेत्रीय ताकतों को उभरने का मौका मिला। हैदराबाद, अवध, बंगाल, मराठे, सिख। बिल्कुल। लेकिन, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो क्षेत्रीय ताकतें उभरी, ये आपस में ही इतनी उलझी रहीं, इनमें वो एकता या वो क्षमता नहीं थी कि कोई एक शक्ति मुगलों की जगह ले सके, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सके। तो एक खालीपन सा रह गया, एक पावर वैक्यूम। हाँ, बिल्कुल। एक राजनीतिक शून्य की स्थिति पैदा हो गई थी। और शायद यही वो स्थिति थी। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जो शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि जिस समय भारत इन अंदरूनी झगड़ों और राजनीतिक बिखराव से गुजर रहा था, क्या यही वो माहौल था, यही वो खालीपन था जिसने एक यूरोपीय व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सुनहरा मौका दिया कि वो धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाए और आखिरकार इस पूरे विशाल देश पर काबिज हो जाए? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।